हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 जो था वो स्टार्ट करा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 86 से रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हम लोग पहले बिलाल में भी पढ़कर आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे आउटकम से जब हम एंटीसीडेंट मतलब रिस्क फैक्टर्स की तरफ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो इसमें जो आपका फिफ्थ लाइन है उसमें मैंने हाईलाइट किया है आउटकम टू एंटीसीडेंट, और इसके बाद फिफ्थ लाइन से जो थर्ड लाइन है आउटकम इज़ ऑलरेडी नोन एंड द एंटीसीडेंट इज़ ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम रिकॉर्ड्स और इंक्वायरी। इसमें क्या होता है, आउटकम आपको पहले से पता होता है, या तो मतलब मान लीजिए कोई डिसीज़ है, वो आपको डिसीज़ का डायग्नोसिस ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसके रिस्क फैक्टर्स को आप पता लगाते हैं या तो रिकॉर्ड से या फिर कोई भी इंक्वायरी करके। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 87 पे। केस कंट्रोल डिज़ाइन जो है इसमें देखेंगे द डोमिनेंट फॉर्मेट ऑफ अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इज केस कंट्रोल इन विच अदरवाइज सिमिलर सब्जेक्ट विद एंड विदाउट डिसीज आर इन्वेस्टिगेटेड फॉर पास्ट एक्सपोजर। इसमें आप एक ग्रुप ले लेंगे पेशेंट्स का, उसमें जिनको डिसीज़ है या फिर जिनको डिसीज़ नहीं है दोनों को ले लेंगे और देखेंगे कि पास्ट एक्सपोजर उनका क्या रहा है। फिर दो सफरिंग फ्रॉम द डिसीज़ और हैव द हेल्थ कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट आर कॉल्ड केसेस। अब देखिए पास्ट एक्सपोजर मतलब आपका जो ग्रुप है, आपने जो पॉपुलेशन ली है उनको उसको पूरी पॉपुलेशन को एक्सपोजर सेम हुआ है, लेकिन उनमें से किसी को डिसीज़ हो गया और किसी को नहीं हुआ। तो जिन लोगों को डिसीज़ हो गया वो हो जाएगा हमारा केस में, और जिनको नहीं हुआ है वो आ जाएगा हमारा कंट्रोल ग्रुप में। फिर इसी में आगे देखिए ऑल केस कंट्रोल स्टडीज़ आर रेट्रोस्पेक्टिव बट ऑल रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ आर नॉट केस कंट्रोल। इसी में आगे देखेंगे नेस्टेड केस कंट्रोल डिज़ाइन। नेस्टेड केस कंट्रोल डिज़ाइन इंद्रायण की बुक में ही है, बिलाल वाली बुक में नहीं है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। इसमें क्या होता है, कोहोर्ट और केस कंट्रोल दोनों के फीचर होते हैं। सेकेंड लाइन देखिए, पर्सन्स हु डेवलप कैटरैक्ट बिकम केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दोज रिस्क फैक्टर दैट कुड नॉट बी स्टडीड इन अ कोहोर्ट सेटअप। मतलब इसमें क्या है, कोहोर्ट ले लेंगे आप। एक कोहोर्ट मतलब होता है एक ग्रुप ले लेंगे आप। तो अगर उस ग्रुप में मान लीजिए आपने कोई ग्रुप ले लिया, कोई सेम एज का ग्रुप लिया या फिर सेम पॉपुलेशन, जैसे फीमेल नर्सेज ले ली, जैसे यहाँ पे सिर्फ कैटरैक्ट पेशेंट्स को लिया गया, तो अगर आपने कैटरैक्ट पेशेंट्स का कोहोर्ट लिया है और या फिर 40 to 44, इसी के ऊपर वाली लाइन देखिए, जो इनका कोहोर्ट है वो एज है 40 से 44 ईयर्स वालों के, जो पेशेंट है 40 से 44 ईयर्स वाले जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका एक कोहोर्ट लिया गया है। अब उस कोहोर्ट में जिनको कैटरैक्ट हो गया है वो हो जाएगा हमारा केस ग्रुप में आ जाएगा, और जिनको कैटरैक्ट नहीं डेवलप हुआ है वो हमारे कंट्रोल ग्रुप में हो जाएंगे। तो इस तरीके से नेस्टेड केस कंट्रोल मतलब आपका एक कोहोर्ट है, उसके अंदर आपका केस और कंट्रोल जो है दो ग्रुप बन गए हैं। इसी में लास्ट लाइन देखिए, केस कंट्रोल सेटअप इज नेस्टेड विद इन अ कोहोर्ट। तो आप एक नेस्ट समझ लीजिए, इसको एक घोंसला समझ लीजिए। तो घोंसला जो बाहर की आउटलाइनिंग है वो है हमारी कोहोर्ट, और उसके अंदर जो है हमारे दो ग्रुप बन जाते हैं, केस और कंट्रोल ग्रुप। इसके बाद देखिए पेज नंबर 88 पे कन्फाउंडर्स। कन्फाउंडर्स हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा बताया था कन्फाउंडर्स के बारे में। इसमें सिर्फ थोड़ा सा टिक लगा लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, एक्सट्रेनियस फैक्टर आर कॉल्ड कन्फाउंडर्स और कनकमिटेंट वेरिएबल्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किनको हम कन्फाउंडर्स कहेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पेज नंबर 89 पे जो बॉक्स दिया हुआ है व्हाट इज़ द कन्फाउंडर, इसमें देखिए हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और ओबेसिटी, मतलब स्मोकिंग और ओबेसिटी दोनों जो है हाइपरटेंशन को कॉज करता है। तो इसमें कन्फाउंडर क्या हो गया कि मान लीजिए आपने स्मोकिंग का जो फैक्टर है वो अपना मेन फैक्टर माना है हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन ओबेसिटी भी जो है वो भी हाइपरटेंशन कॉज करती है। तो ओबेसिटी यहाँ पर क्या हो गया, कन्फाउंडर हो गया, मतलब एक एक्सट्रेनियस फैक्टर हो गया, लेकिन वो आउटकम पे इफेक्ट डाल रहा है। इसलिए स्मोकिंग के साथ साथ ओबेसिटी भी हमारा सेकंड फैक्टर हो जाएगा, या फिर एक जिसको कहेंगे हम दबा हुआ फैक्टर या फिर छुपा हुआ फैक्टर। ये हमने शुरू में भी जब हम इंद्रायण की बुक स्टार्ट करी थी तब भी वहाँ पे कन्फाउंडर्स हमने पढ़े थे, थोड़ा सा उसका मैंने एग्जाम्पल बताया था वहीं पे। तो ओबेसिटी क्या है हमारा, इसको कन्फाउंडर्स को हम छुपा रुस्तम टाइप कर सकते हैं कि कन्फाउंडर्स जो है हमारे छुपे हुए जो रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन वो हमारे आउटकम पे डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे कन्फाउंडर। इसी में देखिए बॉक्स के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वन ईजी मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग कंफाउंडर इज टू ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर दैट माइट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट। अब आप कंफाउंडर्स पता कैसे लगाएंगे, आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। जो भी फैक्टर आपके डिसीज़ या जो भी फैक्टर आपके आउटकम को इफेक्ट कर रहे हैं या फिर आउटकम को उत्पन्न करने में जो सहायक हैं, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उनको एक टेबल बना लीजिए, उनके फ्लो चार्ट बना लीजिए। इस तरीके से आप अपने कंफाउंडर्स को अलग से निकाल के लेकर आ सकते हैं। फिर आ जाइए पेज नंबर 90 पे,
selection of cases and controls. The source of case with the disease or any other outcome of interest can be hospital, inpatient or patient seen in outdoor cases identified in a survey available in record of a health facility etc. अब आप केसेस कहाँ से लेंगे, मतलब जिनको आउटकम डेवलप हो चुका है या फिर जिनको डिसीज डेवलप हो चुका है वो किसी हॉस्पिटल से ले सकते हैं, आईपीडी से, ओपीडी से, कोई सर्वे में अगर आपको कोई केस आइडेंटिफाई हुआ है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अवेलेबल रिकॉर्ड है वहाँ से आप अपने केसेस को ले सकते हैं। इसी में देखिए जो थर्ड पैराग्राफ है, दैट इज ईच केस शुड हैव कॉरस्पॉन्डिंग वन मैच्ड कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्ड पेयर्स। अब मैच्ड पेयर्स क्या होते हैं, आपको पेयरिंग करनी है तो जो आपका केस है उसी के साथ वाला जो है आपका मैच कंट्रोल होना चाहिए। मान लीजिए जो आपका केस वाला ग्रुप है, मतलब जिनको डिसीज़ हो चुकी है, तो उनके साथ वाले जो नॉन डिसीज ग्रुप है या फिर कंट्रोल ग्रुप है वो मैचिंग का होना चाहिए, मतलब या तो उनकी एज मैच कर जाए या फिर कोई ऐसे फैक्टर हो जिससे कि जो है मैच्ड पेयर बन जाए, मतलब एक पेयर बन जाए केस का और कंट्रोल का। फिर इसमें देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आती है हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, पेज नंबर 91 पर आ जाइए। सबसे ऊपर ही देखिए इसमें बोथ एंटीसीडेंट एंड आउटकम आर ऑब्जर्व्ड एट द सेम टाइम, मतलब रिस्क फैक्टर और आउटकम आपका सेम टाइम पे देखा जाएगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ईदर एंटीसीडेंट और आउटकम इज नॉट अ कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन, बट द ऑब्जेक्टिव स्टिल इज टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन। आपने कोई पॉपुलेशन ले ली मान लीजिए आपके स्टडी के लिए, जहाँ पर आप रिस्क फैक्टर और आउटकम दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस टाइम यही नहीं देखेंगे कि जो मतलब सिलेक्शन जब आप करेंगे सब्जेक्ट का, तो उस टाइम आप ये नहीं देखेंगे कि सबको आउटकम एक बार डेवलप हो जाए फिर उसका सिलेक्शन करें। आप सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन से जो आपके पेशेंट है वो रिस्क फैक्टर्स पे एक्सपोज हो रहे हैं और कौन से जो है वो जो आपका आउटकम है या फिर डिसीज़ को डेवलप कर चुके हैं। बस आपको क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, एसोसिएशन देखनी होती है, लेकिन आपका जो एंटीसीडेंट और आउटकम है वो सेम टाइम पे ऑब्जर्व होगा उसमें क्रॉस सेक्शनल में। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे पेज नंबर 92। ये जो टेबल बनी हुई है यहाँ पे टेबल 5.1, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ सब्जेक्ट लिखा है, तीसरा नंबर जो पॉइंट है, कोहोर्ट में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसीडेंट आप सब्जेक्ट कैसे रिक्रूट करेंगे, तो जिनको एंटीसीडेंट के बेसिस पे करेंगे, मतलब रिस्क फैक्टर जहाँ पर हो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कोहोर्ट जो है स्टडी होगी। केस कंट्रोल में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, जहाँ पे आउटकम डेवलप हो चुका है। और क्रॉस सेक्शनल में नाइदर आउटकम नॉर एंटीसीडेंट इज कंसिडर, मतलब आप किसी को भी कंसिडर नहीं करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोहॉर्ट में फॉरवर्ड होगी इनटू द आउटकम, मतलब आउटकम की तरफ जाएंगे। केस कंट्रोल में क्या होती है, बैकवर्ड, आप रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हो। और क्रॉस सेक्शनल में जैसी सिचुएशन है वैसे ही आप काम करते हैं। फिर इसके बाद आता है मेजर ऑफ डिसीज फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोहोर्ट के लिए है इंसिडेंस, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्वाइन करके याद कर सकते हैं, COIN, तो कोहोर्ट का CO और इंसिडेंस का IN, तो क्वाइन जो होगा, मतलब जब आप इंसिडेंट स्टडी करेंगे तो आपकी वहाँ पर कोहोर्ट स्टडी होगी, मतलब कोहोर्ट स्टडी जो आप करते हैं वो इंसिडेंट्स के लिए करते हैं। फिर केस कंट्रोल जो होता है वो ऑड्स के लिए होता है, और क्रॉस सेक्शनल जो होता है वो प्रिविलेंस के लिए होता है। तो क्रो प्री कर सकते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शनल CRO और PRE, तो क्रो प्री और क्वाइन आप ऐसे इसको याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसमें देखिए टाइप ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ये भी आपको याद रखना है कौन से टाइप ऑफ सब्जेक्ट आपके रिक्वायर होते हैं तीनों स्टडीज़ में। तो कोहोर्ट में क्या होगा, वन कोहोर्ट ऑफ एक्सपोज्ड एंड पॉसिबली वन ऑफ अनएक्सपोज्ड, आप ग्रुप लेंगे जिसको एक ग्रुप को मतलब एक्सपोज होगा रिस्क फैक्टर के, और एक जो है वो नहीं होगा। केस कंट्रोल में वन ग्रुप ऑफ केस और दूसरा जो है कंट्रोल लेंगे, और क्रॉस सेक्शनल में आपका एक पॉपुलेशन में से वन सैंपल लिया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए पेज नंबर 93 में भी एक टेबल बनी हुई है 5.2 करके जो टेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, कोहोर्ट में तो लार्ज सब्जेक्ट मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए, केस कंट्रोल में स्मॉल है और क्रॉस सेक्शनल में भी लार्ज है। फिर देखिए इसमें ड्रॉप आउट्स जो लिखा है यानी नॉन रिस्पॉन्स, कोहोर्ट में ज़्यादा होते हैं, केस कंट्रोल में कम होते हैं और क्रॉस सेक्शनल में नहीं होते। फिर असेसमेंट ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कोहोर्ट में ज़्यादा अच्छी आप असेसमेंट कर पाते हैं, केस कंट्रोल में थोड़ी फेयर होती है और क्रॉस सेक्शनल में पुअर असेसमेंट होती है। सूटेबिलिटी ऑफ असेसमेंट ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, कोहोर्ट में नहीं होता, मतलब सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी नहीं होती कोहोर्ट स्टडी। केस कंट्रोल में दोनों चीज़ें होती हैं, और क्रॉस सेक्शनल में अगर सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव है
तो वो आपकी जो स्टडी है वो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों दिखाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम से बहुत आते हैं क्वेश्चन। इसी पेज पे देखिए 93 पेज पे ही जो नीचे पैराग्राफ दिया है उसमें देखिए इंट्रैक्शन लिखा हुआ है। इंट्रैक्शन इज द एक्सटेंट एंड मैनर इन विच प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू और मोर फैक्टर टुगेदर मॉडिफाई द आउटकम। इंट्रैक्शन मतलब मान लीजिए कोई दो फैक्टर हैं, वो एक आउटकम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनका प्रेजेंस या एब्सेंस जो है दो या दो से ज़्यादा फैक्टर का जब आपके आउटकम को मॉडिफाई कर देता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रैक्शन। इसके बाद इसमें 94 पेज नंबर पर आ जाइए। 5.4 जो बॉक्स है इसमें व्हाट इज़ इंट्रैक्शन लिखा हुआ है। इसमें देखते हैं हम, सम फैक्टर वर्क मोर इफेक्टिवली व्हेन अदर कंडक्टिव फैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट। Iron supplementation is more effective in increasing HB level when folic acid is also given. Their combined presence is much more effective than the sum total of their individual effect. This is a positive interaction and is called synergism. अब देखिए यहाँ पे synergism के बारे में बताया हुआ है। मान लीजिए आप किसी का HB लेवल बढ़ाना है आपको, तो आप वहाँ पे आयरन सप्लीमेंटेशन के साथ अगर फॉलिक एसिड देंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। जबकि आप आयरन सप्लीमेंटेशन अगर अकेले देंगे या फॉलिक एसिड अगर अकेले देंगे तो उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। मतलब ये दोनों जो है आयरन सप्लीमेंटेशन और फॉलिक एसिड एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंट्रैक्शन या फिर सिनर्जिज्म। यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है पेज नंबर 95, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी स्ट्रोब स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्ट्रोब स्टेटमेंट किसके लिए होती है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ये आप याद रखिएगा। बहुत मोटी सी चीज़ आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी के लिए स्ट्रोब स्टेटमेंट यूज़ होती है। अब इसको पढ़ते हैं। रिजल्ट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी मस्ट बी फुली रिपोर्टेड। आप कोई भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है आपको रिपोर्ट करना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी स्ट्रोब हैज़ बीन फ्रेम्ड विच इज़ एंडोर्स्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बायोमेडिकल जर्नल्स। दिस कंटेन अ चेकलिस्ट ऑफ 22 आइटम्स ऑन द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल ऑन रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो जो भी आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी करेंगे उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, तो उसको जो है स्ट्रेंथ कौन देता है, मतलब आपकी रिपोर्ट को स्ट्रेंथ देगा स्ट्रोब स्टेटमेंट। स्ट्रोब स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट जारी करी गई है जिसमें 22 आइटम्स की चेकलिस्ट है। वो आपको बताती है कि किस तरीके से आपको अपनी ऑब्जर्वेशनल स्टडी को रिपोर्ट करना है। तो ये स्ट्रोब स्टेटमेंट, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं, कोशिश करूँगी मैं कि NIA के एग्ज़ाम से पहले आपकी अभियंत्रण कंप्लीट करा दूँ। बाकी आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा। थोड़ा लेट वीडियोस डालने के लिए सॉरी, आगे से ट्राई करूँगी कि फ्रीक्वेंटली आपकी जो है वीडियोस अभियंत्रण की मैं अपलोड कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।